कल बनारस ले जाएंगे? कहना क्या जाने से पहले हमारी पत्रिका के लिए एक कहानी लिख दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक कहानी लिख कर हमको दे दीजिए और कागज कलम साथ लेकर गए थे, क्योंकि प्रेमचंद के पास थोड़ा कागज कलम लेकर चलते थे। अब एक टेबल कुर्सी थी वहां, वो टेबल पर कागज रख दिया, कलम रख दिया, कहा ये कागज है, कलम है, रात में एक कहानी लिख दीजिएगा और फिर बनारस जाइए। अब इस कहानी में एक किंवदंती जुड़ी हुई है। किंवदंती मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे विश्वास नहीं है इस पर, झूठ है ये झूठ होगा लेकिन बड़ा रोचक झूठ है। किंवदंती ये है कि प्रेमचंद से कहा हुआ, निवेदन किया, प्रेमचंद का अच्छा ठीक है रख जाओ, कागज कलम लिख दूंगा रात में कहानी। तो जब जाने लगे आबिद साहब, तो अब इसमें झूठ किंवदंती ये है कि बाहर से सिकड़ी लगाकर चले गए थे वो, कि प्रेमचंद बगैर कहानी लिखे भाग न जाए, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने। अब इस पर मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा तो नहीं किया होगा कि बाहर से दरवाजा बंद करके चले गए वो ऐसा नहीं कहा होगा। हुआ ये कि जब मैं जामिया में आया 1984 में, तो ये जो संपादक थे ना रिसाला जामिया के, वो जीवित थे। अर्थशास्त्र के अध्यापक जो थे वो जिंदा थे, 90 से ऊपर उनकी आयु थी। उनको पता नहीं कहां से सूचना मिली कि अब्दुल रसूलुल्लाह का अपॉइंटमेंट हुआ है जामिया में, और उनको ये मालूम था कि अब्दुल रसूलुल्लाह कहानीकार है, लेखक है। वो भैया एक दिन मुझसे मिलने चले आए खुद। और उन्होंने ये किस्सा मुझे सुनाया और बड़े गर्व के साथ कहा कि मैंने कहानी लिखवाई है प्रेमचंद से। वो जो कागज और कलम छोड़ गए थे, वो रात में प्रेमचंद बैठे, घसीट दिया उन्होंने, और अगले दिन सुबह पहुंच गए। कहा कहानी दीजिए, तो प्रेमचंद ने कहा वो रखे हैं कागज, ले जाओ। वह कहानी थी कफन। फरमाइश पर, किसी के कहने पर कि एक कहानी लिख दीजिए तब बनारस जाइए, और लिख दी प्रेमचंद ने कहानी। और क्या लिख दी? कफन। सोचा भी नहीं होगा उन्होंने कि मैं महान कहानी लिख रहा हूं, हैं? और ये अनुमान लगाया मैंने कि ये या तो सन 33 की घटना होगी या 34 की होगी, क्योंकि ये कहानी रिसाला जामिया नाम की जो पत्रिका निकलती थी, पतली सी उर्दू में, उसके दिसंबर 1935 के अंक में छपी है उर्दू में लिखी ही थी। हाँ, हिंदी में यह कहानी 36 में छपी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। कब छपी है? किस महीने में, किस पत्रिका में छपी है हिंदी में? इसका हिंदी वर्जन, इसका हिंदी रूप अप्रैल 1936 में छपी। इलाहाबाद से पत्रिका निकलती थी चांद, उस चांद में ये हिंदी में छपी अप्रैल 1936 में। तो अब 36 में छपी हिंदी में, बस ये लोगों ने पकड़ लिया, आलोचकों ने यही लिख मारा किताब में कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन, जो 1936 में लिखी और हिंदी में लिखी और हिंदी में छपी। अब ये जो मैंने कहानी बताई ये तो उनको पता ही नहीं है। बहरहाल जब मुझे ये सूचना मिली, जानकारी मिली, तो मैं ये सूचना देने के लिए चला गया नामवर जी के पास।
मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे एक अजीब सूचना मिली है कफन कहानी के बारे में। कह क्या? मैंने कहा ये तो प्रेमचंद ने उर्दू में लिखी थी, और ये पहली बार जामिया में जहां मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं भाग्य योग्य नहीं मानता, लेकिन मुहावरे में कहते हैं ना सौभाग्यशाली, कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे विश्वविद्यालय का अध्यापक रहा हूं जहां बैठकर प्रेमचंद ने कफन जैसी कहानी लिखी है जामिया ने। और वो विद्यार्थियों की पत्रिका थी रिसाला जामिया, जिसमें ये कहानी छपी है पहली बार। तो जब नामवर जी को ये घटना मैंने बताई तो नामवर जी ने कहा तुम ढूंढो, तुम जो है वो रिसाला जामिया 1935 जो दिसंबर में है उसका अंक ढूंढो, और जरा सा हिंदी में जो कफन कहानी पढ़ाई जा रही है विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, जरा सा मिला के देखो कि बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, या कुछ बदला है। मैंने कहा मैं कहां ढूंढूं? कहे तुम जामिया में नौकरी करते हो, जामिया में ढूंढो। और कहा अगर तुमको थोड़ा बहुत भी अंतर लगे हिंदी उर्दू में तो फिर लेख भी तुम्हें लिखना पड़ेगा। मैं सीधे गया लाइब्रेरी, लेकिन अब तो करोल बाग में जामिया है नहीं, जामिया तो ओखला में है। वहां के लाइब्रेरियन के पास गया। अंसारी साहब उस जमाने में एक लाइब्रेरियन थे, बड़े सज्जन आदमी, बड़े शरीफ आदमी। उनको मैंने पहले तो उनसे मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा ये बताइए कि रिसाला जामिया जो निकलती थी, जामिया की एक पत्रिका पतली सी, उसकी फाइलें वाइलें कहीं रखी होंगी, मिल जाएगी क्या? तो अंसारी साहब ने कहा आप क्या करेंगे? अरे मैंने कहा मुझे बहुत जरूरत है उसकी, और खास तौर से मुझे 1935 की फाइल चाहिए। कहा भाई 1935 में तो जामिया यहां आई थी ही नहीं, यहां तो 1936 में आई है जामिया। मैंने कहा हाँ मुझे पता है कि करोल बाग में थी जामिया। तो कह करोल बाग में जो दस्तावेज कागज फागज थे, कहा बहुत सारा तो नष्ट हो गया, फेंक फाक दिया गया शिफ्ट जब हुआ जामिया, लेकिन कुछ जो बचा है वो इस लाइब्रेरी में एक कमरे में बंद कर दिया गया है और ताला बंद है, उसको कोई खोलता ही नहीं, उसमें कोई जाता ही नहीं। कहा वो सब क्या जरूरत है उसकी? मैंने कहा मुझे तो जरूरत है। मैंने कहा इतनी कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर कि ताला खुलवा दीजिए कमरे का, बाकी काम मैं कर लूंगा। अच्छा भाई, अब बुलाया एक चपरासी को, कहा भैया वो फला कमरा जो बंद है उसकी चाबी भी ले आओ, ताला खोलो, ये पता नहीं क्या बिस्मिल्लाह साहब ढूंढना चाहते हैं उसमें। जब ताला खुला और जब मैं अंदर घुसा तो धूल गर्द मकड़ी के जाले भरा हुआ था। अब मैं साहब लगा ढूंढने वहां रिसाला जामिया की फाइल, और कुछ घंटों के बाद मुझे दिसंबर 1935 का वो अंक मिल गया जिसमें कफन कहानी छपी थी। अब वो जब अंक मिल गया तो पहले तो खोला, पहले का खोल के देखे, वो तो 90 साल से ऊपर का आदमी बताया है, पता नहीं क्या सच बोला होगा, कितना झूठ बोला होगा, क्या पता झूठी किस्सा कहानी सुना दिया हो, क्या पता हो ही ना कहानी इसमें प्रेमचंद की। तो अब पलटा मैंने, सूची देखी, कफन प्रेमचंद। आहा आहा, अब जो मुझे खुशी हुई है साहब कि वाह, हम तो मोती ढूंढने आए थे, हमें तो हीरा मिल गया। और फिर मैं वो लेकर निकला, लाइब्रेरियन महोदय के पास गया।
उनको दिखाया, उनको भी नहीं मालूम था। कहा अरे ये तो प्रेमचंद की कहानी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इसी की तलाश थी मुझे। मैंने कहा तब लाइब्रेरी के अंदर जेरॉक्स मशीन उसी नहीं होती थी जो लेना। मैंने कहा भैया किसी विश्वास पात्र, कोई विश्वस्त चपरासी क्लर्क कोई आपका हो, उसको भेजकर इसकी फोटो कॉपी करवा के मुझे दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो साहब आ गया, कहा ये लीजिए साहब। इस तरह वो कहानी मुझे मिल गई। अब कहानी जब मिल गई तो फिर मैंने एमए के एक विद्यार्थी को पकड़ा। मैंने कहा हिंदी वाली कफन लेकर आओ। वो लेकर आया। मैंने कहा तुम कहानी लेकर बैठो हिंदी वाली, मैं उर्दू में कहानी पढ़ के सुना रहा हूं तुम्हें, गौर से तुम्हें देखना है। जहां कोई अंतर दिखाई पड़े बस टोक देना मुझे कि सर यहां अंतर है। और मैंने कहा ये ले लो लाल कलम, वहां पर निशान लगा देना, अंडरलाइन कर देना, क्योंकि नामवर जी कह चुके थे कि लेख लिखना होगा आपको अगर अंतर समझ में आए तो। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि कहानी जैसी उर्दू में जो है वही हिंदी में, लेकिन अंतर बहुत है। बहुत अंतर है। और निश्चित रूप से प्रेमचंद ने तो उसको हिंदी में नहीं किया है। प्रेमचंद ने जब हिंदी में लिखने का विचार बनाया, इरादा बनाया, तो हिंदी चूंकि उनको आती नहीं थी तो लिखते तो उर्दू में थे वो, और किसी अपने विद्यार्थी को, किसी अपने मित्र को पकड़ते थे और उससे हिंदी करवाते थे और हिंदी की पत्रिका में भेजते थे और हिंदी कहानी के रूप में छपती थी वो कहानी। अनेक कहानियां प्रेमचंद की ऐसी हैं जो लोग ये सोचते हैं कि ये तो हिंदी में लिखी गई हैं, लेकिन वो हिंदी में नहीं लिखी गई हैं, वो उर्दू में लिखी गई हैं और प्रेमचंद ने हिंदी में करा करा के छपवाया है। जब बाद में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ, अपनी हिंदी ठीक कर ली उन्होंने, जब इम्प्रूव हो गई तब वो लगे खुद हिंदी में लिखने, लेकिन अपने लिखे हुए को भी छपवाने से पहले वो दूसरे को दिखाते थे, तब छपवाते थे, क्योंकि हिंदी आती नहीं थी उनको। और मैं ये बता दूं कि मैंने लेख लिखा था, उसका शीर्षक है कफन, हिंदी उर्दू का फर्क। ये मेरी एक आलोचना की किताब है, उसमें ये लेख है, कफन हिंदी उर्दू का फर्क, दोनों में क्या फर्क है। लेख जो लिखा उसमें मैंने लिखा कि ये जिसने भी हिंदी में किया है ये अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है, और एक वाक्य लिखा उसमें कि यह किसी अनाड़ी अनुवादक ने किया है। इस पर प्रेमचंद के एक परिवार के व्यक्ति बहुत नाराज हो गए थे मुझसे और मेरे खिलाफ एक, मुझे तो पत्र नहीं लिखा, पत्र जानते किसको भेजा था? ज्ञान रंजन को, और पहल में वह पत्र छपा भी था। लेकिन ये न्यूज बन गई थी अखबारों के लिए। सबसे पहले जनसत्ता में रविंद्र त्रिपाठी ने इसको न्यूज की तरह छापा कि कफन कहानी प्रथम बार उर्दू में लिखी गई, हिंदी में नहीं। ये समाचार जनसत्ता में छपा था वाकई। बाद में तो इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा लंबा लेख छापा और ये खबर चली गई पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी छपा। मेरा लेख छपा जो मैंने लिखा था, कफन
हिंदी उर्दू का फर्क। अब फर्क क्या है? एक तो भाषा बदली है जो उर्दू से हिंदी में, वो इतना खराब है, बहुत ही खराब है। अब बताइए कि मान लीजिए जवान लिखा हुआ है कहानी में, जवान, तो जवान को ट्रांसलेट करना क्या जरूरी है क्या? अब बताइए जवान शब्द को का अनुवाद क्या जरूरी है क्या? लेकिन महोदय ने किया है, युवक। अरे जवान से काम नहीं चलता क्या? समझ में नहीं आएगा क्या जवान कि आप युवक लिख रहे हैं? वो जो घीसू माधव है, एक तो हिंदी में घीसू तो चलो ठीक है, हिंदी में तो लिखा हुआ है माधव, किसी का नाम माधव है, माधव, तो क्या गांव का आदमी माधव बोलेगा क्या? वो माधव बोलेगा। अब ये लिखा हुआ है, अब इसको आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये, और इसी को आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये इसको आप माधव भी पढ़ सकते हैं और इसको आप माधव भी पढ़ सकते हैं। प्रेमचंद का पात्र माधव रहा होगा, माधव तो नहीं रहा होगा, है? लेकिन हिंदी में माधव लिखा हुआ है। गांव का आदमी, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार या यूपी बिहार मान लो, या हिंदी बेल्ट मध्य प्रदेश, श बोलता है क्या? है? श, शरीर बोलेगा क्या वो? नहीं। ध्यान दीजिए कि घीसू माधव जब डायलॉग आपस में बात कर रहे हैं, खाने की चर्चा कर रहे हैं, भूखे हैं, आलू खा रहे हैं, तो जब भूखा आदमी होता है तो अच्छे अच्छे भोजन की कल्पना करता है, तो एक विवाह का वर्णन कर रहा है ना बाप, कह रहा है अरे वहां जब गए थे हम ना, हाँ, तो क्या क्या खाना मिला था, पूरी तरकारी लड्डू, है ना एक प्रसंग। तो विवाह के लिए प्रेमचंद ने उर्दू में जानते हैं क्या लिखा है? शादी। जबकि उर्दू वाले उच्चारण बहुत अच्छा लिख कर, उर्दू वाले तो नाराज हो जाएंगे अगर किसी उर्दू वाले के सामने आप कहें कि मेरी बेटी की शादी हो रही है, तो बिगड़ जाएगा वो। अब प्रेमचंद ने बाकायदे उर्दू में ये लिखा है, ये है शादी यानी विवाह। विवाह के लिए प्रेमचंद ने ये लिखा है उर्दू में, और हिंदी में ये हो गया है शादी। ये हिंदी में और ये उर्दू में। आप बताइए ये सही है कि ये? प्रेमचंद के लिए कौन सा सही होगा? पहला वाला। ये सही है। गांव का आदमी शादी बोलेगा, शादी नहीं बोल सकता, वो नहीं बोल सकता। ये लिखा हुआ है कफन कहानी में। अच्छा, प्रेमचंद की उर्दू बड़ी मुश्किल थी, बहुत कठिन उर्दू भी लिखते थे प्रेमचंद। वो जो बेटा बाप से कोई सवाल पूछ रहा है तो उसके लिए प्रेमचंद ने लिखा है उर्दू में, उसने तिफलाना सवाल किए, तिफलाना सवाल किए।
हिंदी में क्या लिखा हुआ है? इसीलिए मैंने लिखा कि अनाड़ी था अनुवादक। उसने लिखा है कि भोले भाले सवाल किए। तिफलाना का अर्थ भोला भाला होगा ही नहीं। तिफल का मतलब होता है बच्चा, ये अरबी भाषा का शब्द है। तो सीधे सीधे तिफलाना सवाल का मतलब होगा बचकाना सवाल। अब दोनों में कितना बड़ा अंतर है कि आपसे कोई कहे कि भोली भाली बातें कर रहे हो और कोई कहे बचकानी बातें कर रहे हो, क्या दोनों एक ही है? तो जो बात बचकाना में है वो भोला भाला में होगा क्या? नो, गलत किया है। उस कहानी का अंत में वो जो पैसा वैसा मांग के लाते हैं, कफन खरीदने जाते हैं, तो कफन तो खरीदते नहीं, वो चले जाते हैं ठेके पर और खरीदते हैं शराब, है भुनी हुई कलेजी, नमकीन पीते हैं अपना, यह है ना। अब वो जो शराब जहां बिक रही है, जहां गए हैं दोनों बाप बेटे, अब उर्दू में तो भाई एक ही शब्द है फारसी का, प्रेमचंद ने तो वही लिखा है कि वो मैखाने में चले गए, मैखाने में चले गए। लेकिन अब हिंदी अगर आप कर रहे हैं उसका, तो क्या लिखेंगे? मैखाना तो लिख नहीं सकेंगे, मैखाना हिंदी में तो नहीं चलेगा भाई। अब प्रेमचंद बनारस में रहते थे। बनारस में अच्छा शराब की दुकान, वो कोई विस्की उसकी की दुकान तो थी नहीं, वो तो देसी ठर्रा और राजहां महुए के शराब, वो वहीं गए गरीब आदमी तो वहीं बैठ के पिएगा। तो ऐसी जहां शराब मिलती है उस जगह को क्या कहते हैं गांव देहात में? बनारस में उसको कहते हैं हौली। हौली। अब कहते थे हौली में चले गए, यार ठेका भी लिख देते तो भी चल जाता, लेकिन जानते हैं क्या लिखा है वहां पर? मधुशाला में गए। तो मैंने अपने लेख में लिखा है कि ये मधुशाला ध्यान में कैसे आया होगा हिंदी वाले के कि मधुशाला लिखो मैखाना को। ये बच्चन जी का प्रभाव था, क्योंकि उनकी किताब मधुशाला नाम से सन 1933 में छप गई थी और वो इतनी लोकप्रिय थी कि हिंदी वाले ने सोचा कि मैखाना को मधुशाला बना दो। ये भूल गए कि ये प्रेमचंद की कहानी है और प्रेमचंद मधुशाला नहीं बोलेंगे इसको कभी। जब साजी कह रहा है जो आदमी, तो वो मधुशाला बोलेगा है? और भी सा बोलेगा, अगर बोलेगा भी तो मधुशाला बोलेगा, शाला तो बोलेगा ही नहीं है। गांव का आदमी कि ट्रांसलेटर जो है, अनुवादक को यह अधिकार है क्या कि वो मूल जो टेक्स्ट है उसमें से किसी वाक्य को हटा दे, गायब कर दे? मान लीजिए कि उसका अनुवाद संभव नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य संभव नहीं है कि उसका अनुवाद हो ही नहीं सकता, तब तो थोड़ी मजबूरी समझ में आती है कि भाई हो ही नहीं सकता अनुवाद, तो क्या किया जाए, हटा ही दो, है? बहुत मजबूरी है कि हो ही नहीं सकता। लेकिन बिल्कुल कोई सामान्य सा साधारण सा वाक्य है, बल्कि अनुवाद भी नहीं करना है उनको, तो खाली लिपि चेंज करना है। हिंदी उर्दू में तो ज्यादा अनुवाद कम होता है, लिपि ज्यादा चेंज होती है। हाँ, लिपि चेंज कर दीजिए। एक वाक्य ही गायब है हिंदी में जो उर्दू में है,
और वो वाक्य इतना महत्वपूर्ण है, मैं बता दूं, इतना महत्वपूर्ण वाक्य है कि उसको हटा देना ध्यान दीजिए, उस पूरी कहानी में दो ही तो पात्र हैं जिनका चित्रण प्रेमचंद कर रहे हैं, बाप बेटा, येसु माधो, इन्हीं का ना है चित्रण। जमींदार उमींदार का चित्रण नहीं है, पैसा वैसा मांगने जाते हैं। दो ही पात्रों के चरित्र का अंकन किया है, उनके चरित्र को खोला अगर प्रेमचंद ने है तो सिर्फ पिता पुत्र है। लेकिन कफन कहानी में एक तीसरा पात्र भी है, और वो है बुधिया। तीसरा पात्र भी तो है, जो भीतर बेचारी प्रसव पीड़ा से छटपटा रही है। बच्चा पैदा होना है उसको, प्रसव पीड़ा से छटपटा रही है बुधिया। वो तो कहानी में सामने आती ही नहीं कहीं, वो तो प्रसव पीड़ा से अंदर तड़प रही है और बेटे बाप चुराया हुआ आलू भूनकर खा रहे हैं। जब बाप बेटा है आपस में बात, अच्छा इस बीच क्या हुआ कि वो प्रसव पीड़ा में छटपटाती है और उसके बाद फिर वो मर जाती है। उसी के लिए कफन लेने गए, शराब पीकर लौट आते हैं। तो जब वहां जा रहे हैं बाजार, और तो वहां भी तो आपस में बातचीत कर रहे हैं बाप बेटा। रात में तो बातचीत कर ही रहे थे, उस वक्त भी बातचीत कर रहे हैं। उसमें बाप जो है अपने बेटे से एक बात कहता है, और वो कहता है बुधिया के बारे में। कहता है कि जब तक जिंदा थी घास ओस छील कर 2 जून की रोटी का इंतजाम कर लेती थी। यह एक वाक्य बुधिया के कैरेक्टर को, बुधिया के चरित्र को, बुधिया के व्यक्तित्व को, उसके श्रम को, उसके गार्हस्थ्य जीवन को एक वाक्य कितनी गहराई के साथ व्यक्त कर रहा है कि जब तक जिंदा थी घास और छील कर 2 जून की रोटी का इंतजाम कर लेती थी। यह वाक्य हिंदी कहानी में नहीं है, उर्दू कहानी में है। विडंबना तो यह है कि उर्दू विभागों में भी जो कफन कहानी पढ़ाई जाती है वो हिंदी वाली कहानी ही पढ़ाई जाती है। उर्दू वाली कहानी तो कोई देखी ही नहीं, किसी कोई देखता ही नहीं। और मेरी बात सुनने के बाद हमारे यहाँ के उर्दू विभाग के अध्यक्ष ने हिंदी वाली कहानी को जो उर्दू में पढ़ा रहे थे हटाया उन्होंने, और उर्दू वाली कहानी ढूंढकर तब सिलेबस में लगाई गई।